हेलो नमस्कार, मैं हूँ पिया सिंह और आज मेरे चैनल पर एक ऐसी खास मेहमान हैं जो कि हैं सेंसेशनल। आय हाय हाय हाय, मतलब सोशल मीडिया पर छाई रहती है वो। उनका हर एक शब्द जो होता है ना, उस पर इतनी वाह वाह आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज मेरे साथ हैं दिव्या जी, हमारी प्यारी सी दिव्या जी। तो आज ढेर सारी बातें इनसे होने वाली है, बहुत सारे राज हैं इनके स्कूल के, कॉलेज के, इनकी लाइफ के, जो ये खुद खोलने वाली हैं। तो दिव्या जी, मैं आपसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहूंगी कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और अभी हाल में कहाँ रहती हैं? सभी को मेरी नमस्ते। पिया ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी है मेरी। मैं तो बस अपने दिल की गहराई से लिखती हूँ और मेरे पाठकों का प्यार मुझे मिलता है। अब मैं प्रिया की कस्टडी में हूँ, तो सवालों के जवाब तो मुझे देने ही पड़ेंगे। अब कोशिश करेंगे उन राज़ों को खोलने की, जिनको खोलने के लिए पिया बेकरार है। मैं ऋषिकेश की रहने वाली हूँ। देहरादून मेरा बर्थ प्लेस है और अभी गुड़गाँव में हम लोग सेटल हैं। तो आप सबको मैंने बोला था ना, दिव्या जी का एक एक शब्द जो होता है ना, वैसे सनसनी भरा होता है। तो पहले सवाल के जवाब में जो उन्होंने बोला है, मतलब ऐसे होता है ना, गूज बम्स आ जाते हैं। वैसा मुझे लग रहा है कि आगे पूरे इंटरव्यू में क्या होने वाला है। तो दिव्या राकेश शर्मा जी से आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। दिव्या जी, आपने बताया ऋषिकेश से हैं, बहुत ही प्यारी जगह है। और आप, ओ माय गॉड, मुझे लगता है आप उस जगह से भी बहुत प्यारी हैं। आपका हर एक बोल ऐसा होता है कि बस छप जाता है दिल पर। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम अपना जीवन का स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि बचपन जिसे कहते हैं, जब सबसे पहले समझना बूझना स्टार्ट करते हैं, तो वो कहाँ पर बीता आपका, ऋषिकेश में या फिर कहीं और? मैंने आपको बताया कि मेरा बर्थ प्लेस देहरादून है, तो शुरुआत के जो दिन होंगे मैंने बोलना, चलना, सब कुछ मैंने देहरादून से ही शुरू किया है। और मैं एक बहुत अच्छी आपको बात बताना चाहूँगी। मैं देहरादून में जिस घर में पैदा हुई थी, वो एक विदुषी महिला का घर था और उन्होंने ही मेरा नाम दिव्या रखा था। वो खुद एक बहुत अच्छी लेखिका थीं और उनके लेख उस समय कादम्बरी में छपा करते थे। आपका नाम ही दिव्या नहीं, आपकी हर चीज़ दिव्य है। मतलब अगर सोशल मीडिया भी उठाकर देखें तो सब कुछ इतना ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। और मैं यही दुआ हमेशा करती रहूँगी कि आप इसी तरह सब जगह छाई रहें दिव्या जी। एक सवाल आपसे पूछती हूँ मैं बचपन से रिलेटेड, क्योंकि तब ऐसी शैतानियाँ होती हैं या फिर हम बहुत अपने में खोए रहते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं होती, हम बिल्कुल बेफिक्र होते हैं। तो कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ जो आपके बचपन से जुड़ी हो और आज तक आपको वो बात तो याद रहती हो? अब मैं ना यहाँ थोड़ी फँस जाऊँगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे आज तक याद हैं, क्योंकि बचपन में बेहद सीधी लड़की थी। मतलब सबको पता था मैं बेहद सीधी लड़की हूँ और सीधी लड़की की जो शरारतें थीं, वो सीधी लड़की ही जानती थी। फिर भी मैं एक बात आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। ऋषिकेश में जिस कॉलोनी में हम रहते थे, वहाँ पर उससे थोड़ी दूर पर वीरभद्रेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो अक्सर हम बच्चे उस मंदिर में खेलने जाया करते थे। तो शिव शिव को मैं अपना दोस्त कहती हूँ, मेरे मित्र हैं शिव। तो मैं अक्सर क्या करती थी, उनके ऊपर रखा हुआ प्रसाद उठा के अधिकार से खा लेती थी और कहती थी, देखो मैंने उठा लिया, ये मेरे हिस्से का था। कभी उनके ऊपर से रखे पैसे मैं ले लेती थी और बोलती थी, आज मुझे आइसक्रीम खानी है, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे लेके जा रही हूँ। वो अधिकार जो भगवान के ऊपर था, वो मुझे नहीं पता था कि वो चोरी थी कि क्या था। लेकिन वो मेरा बचपन, वो मेरे शिव, मेरे भोलेनाथ के साथ मेरी दोस्ती, वो शरारतें मुझे आज भी बहुत याद आती है। मैं उस मंदिर में खेलना, उस बरगद के नीचे बैठना, शिवलिंग पे जाके उनके फल उठा के खा लेना और अधिकार से बोल देना ये मेरा है। वो बातें पिया मुझे आज भी याद आती है। मैं बहुत मिस करती हूँ उन सबको, उस मंदिर को, उस कॉलोनी को। दिव्या जी, मैंने पहले ही कह दिया था कि आपका हर शब्द बहुत अलग होता है। और आपने जो आज ये बात बताई ना, ये बहुत ही अलग है, बहुत ही ख़ास है। और ये बहुत लोगों के साथ होता होगा, लेकिन कोई इसे इतना तवज्जो नहीं देता है। लेकिन आज जिस तरह से आपने ये बात हमारे साथ शेयर की है ना, सच बताऊँ ना तो मतलब इमोशनल हो गई हूँ मैं कि इतना प्यार हम परमात्मा से करते हैं और उसे हम हक के साथ जताते हैं कि हाँ,
ये हैं हमारे जो हमें मतलब सब कुछ देते हैं। आपकी बातों में ना मैं खो गई हूँ, सारे प्रश्न भूल गई हूँ। अब मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि उस समय आपकी कोई ऐसी सहेली, कोई ऐसे मित्र थे जो आज भी आपके साथ हैं और सबसे ज़्यादा आपने बचपन उनके साथ ही साझा किया है? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है जो सेकंड क्लास से मेरे साथ अब तक है। उसके साथ मैंने अपना बहुत समय बिताया है। हम दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत समय बिताते थे। बहुत लड़ते थे, बहुत झगड़ते थे और आगे बताऊँगी मैं उसकी शरारतें, उसने मेरे साथ क्या किया था। और ऐसा नहीं है कि हमारे बीच झगड़ा नहीं होता था, हमारे बीच बेहद बहुत झगड़े होते थे। हम बात नहीं करती थी एक-दूसरे से। लेकिन फिर भी हम जब मिलती थी, तो फिर पहले जैसी हो जाती थी कि जैसे भी हमारे बीच कोई झगड़ा ही नहीं था। वो आज भी मेरी दोस्त है और हमेशा मेरी दोस्त रहने वाली है। बहुत से रिश्ते इस बीच बने दोस्ती के, लेकिन जो रिश्ता मेरी फ्रेंड रचना के साथ मेरा रहा, वो अब तक वैसा ही कायम है। तो आप जो ख़ास बात बताने जा रही थी हमें रचना जी के साथ जो हुई थी आप दोनों के बीच में, तो प्लीज़ बताइए ना वो क्या थी? पहले तो मैं बोल देती हूँ इस बात पे आप हँसना मत, थोड़ी-सी अलग-सी बात है क्योंकि हम दोनों की कुछ शरारतें कुछ तो अलग थी। अ, ये बात कुछ 5th या 6th क्लास की थी। हम लोग स्कूल से पैदल ही आ रहे थे, तो हमारी बातचीत होती रही ऐसे ही। उस दिन रचना ने अपनी नाक में वो नोज़ पिन पहनी हुई थी और मेरी नोज़ बंद हो चुकी थी क्योंकि वो नोज़ बचपन में मेरी नानी ने छिदवाई और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था अपनी नाक में कुछ पहनना। तो मैंने रचना की नोज़ पिन देखी तो मुझे वो बहुत सुंदर लगी, तो मुझे लगा कि ये तो मेरे को भी ऐसा कुछ पहनना चाहिए। मैंने रचना को बोला, "रचना देख मेरी तो नाक ही बंद हो गई है, अब मैं क्या करूँगी? मैं कैसे पहनूँगी इसको? अब दोबारा अगर नानी मेरी नाक को छिदवाएगी तो मेरी नाक तो फट जाएगी।" तो रचना ने मुझे बड़े प्यार से बोला कि, "नहीं दिव्या, अब मैं तेरी नाक को ना 1 मिनट में उसमें होल कर दूँगी, मैं छेद दूँगी।" मैंने कहा, "कैसे?" कह रही, तो उसने बोला कि मेरी मम्मी के पास बहुत अच्छे आइडिया होते हैं और मेरी मम्मा ने हमारी नाक जिस चीज़ से छेदी थी, मैं वैसे ही तुम्हारा भी करती हूँ। तो शायद प्रिया आपको मालूम होगा ये ऋषिकेश में और गंगा जी के किनारे नागफनी होती है। नागफनी सुना होगा तुमने, एक काँटेदार झाड़ी कैक्टस जिसे कहते हैं हम। तो कैक्टस में बहुत लंबे-लंबे काँटे होते हैं। तो उस लड़की ने क्या किया, उस कैक्टस का में से एक काँटा तोड़ा और मेरी नाक में जहाँ होल का अ, छोटा-सा पॉइंट बना हुआ था, वहाँ पे उसने वो नाक में वो मेरा वो काँटा घुसा दिया। और काँटा उसने घुसा दिया और दर्द के मारे मेरी चीखें निकलनी शुरू हो गई और वो काँटा वहाँ फँस गया। ना वो मैं उसको हाथ लगाने दे रही थी कि वो बाहर निकले और ना ही मैं खुद निकाल रही थी और खून उसमें से बहने लगा। वो भी घबरा गई और मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। तो फिलहाल उसका घर पास था, घर आया, हम उसके घर तक गए। वहाँ आंटी ने पहले तो उसके गाल पे एक चपेट लगाई और फिर प्यार से मेरे उस काँटे को हटाया। तो जो चीज़ें हैं ना वो बचपन की, मतलब कुछ हमारी शरारतें, मैं समझती हूँ ना इतनी सारी याद करने लायक हैं कि मैं लिखने बैठूँ तो पूरी एक किताब बन जाए। मतलब अब तो ये प्रूफ हो गया कि आप बहुत सीधी-सादी थी लेकिन शैतानियाँ ऐसी हो गई मतलब सीधे-साधे होने पर भी कि वो आज तक याद आती है। तो रचना जी को भी मुझे लगता है जल्दी इनवाइट करना पड़ेगा और उनके साथ भी साक्षात्कार करना पड़ेगा और जब वो आपके बारे में बताएँगी, तो और भी मज़ा आ जाएगा। दिव्या जी मुझे एक बात बताइए ना, ये जो आपकी सीधी-सादी लाइफ़ थी बचपन की, ये कॉलेज में जाने के बाद चेंज हुई या फिर इसी तरह से आगे बढ़ी? कॉलेज की अच्छा, कॉलेज की बातें, कॉलेज में जब हम आए तो हमारे गैंग में मतलब रचना और मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड जुड़ चुकी थी, उसका नाम कविता था। वो मथुरा से तब ऋषिकेश शिफ्ट हुए थे। तो हम जो 2 शैतान थे, अब हम 3 हो गए थे। एक्चुअल में मैं थोड़ी छुई-मुई टाइप थी उस समय जब मैं कॉलेज में गई और कविता की पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी थी, थोड़ी दबंग टाइप। तो मैं कोई मुझे लड़का कोई कुछ कहता या कुछ परेशान करने की कोशिश करता, तो मैं कविता के पीछे हो जाती थी और वो मुझे कवर कर लेती थी। तो चलती थी शैतानियाँ, हाँ, कॉलेज टाइम भी। और उससे पहले मैं एक स्कूल में की हुई एक बहुत अच्छी शैतानी आपको बताने वाली हूँ। उसका जो कनेक्शन है वो सीधा मेरे कॉलेज से है और कॉलेज में एक फ्रेंड बनी थी, उसके साथ उसका कनेक्शन जुड़ा था। एक्चुअल में ये बात होगी मेरी 10th क्लास की।
और ये ऐसे राज हैं जो मेरे अंदर ही थे, लेकिन अब खुल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो मुझे पीटने के लिए सब लोग इकट्ठा हो जाए कि ये कौन था, किसने हमारे साथ ऐसी मजाके की। मैं 10th में थी और हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन था, या शायद नहीं, कुछ उसमें बाहर के स्कूल भी आए थे जो कुछ परफॉर्म करने वाले थे कुछ। तो उसमें एक लड़की थी जो हमारे स्कूल के स्टेज पे आके कुछ कैटवॉक टाइप चल रही थी। तो मेरी सीनियर जो थी, क्योंकि मैं 10th में थी तो बड़ी बच्ची सी लगती थी, तो बहुत तो पहले मुझे बड़े परेशान करते थे सब लोग कि जाओ तुम 6th क्लास की हो, क्यों 10th में बैठ गई हो, निकलो यहाँ से, मतलब इस तरीके से। और मुझे सब बड़ी अकड़ दिखा के बोलती थी हमें दीदी बोलो। बेचारों उनके बीच में एक बच्ची समझ लो, मेरे से दादागिरी दिखाया करते थे, लेकिन मैं कितनी शरारती हूँ ये बात वो जानते नहीं थे। तो मैं बात कर रही थी उस लड़की की जो कैटवॉक कर रही थी। तो कुछ सीनियर लड़कियां जो मेरे ही स्कूल की थी मेरे पास आई और मुझे कहती हैं, दिव्या तू एक अच्छा सा कार्टून बना दे। मैंने बोला ठीक है। कह रही वो जो कैटवॉक कर रही है उस लड़की का उसी का बनाना है। मैंने वो कार्टून बना दिया। तो उन्होंने वो पेपर मुझसे लिया और उस पर कुछ लाइन्स उन्होंने लिख दी और मुझे कहा कि चुपचाप जाके उसको ये लेटर देकर आ जाओ। मैं अब भले ही मैं शैतान थी पर अपनी सीनियर्स के सामने दादागिरी तो दिखा नहीं सकती थी। आज्ञाकारी बनी और वो लेटर लेके मैंने उस लड़की के हाथ में चुपचाप दे दिया। ये सीन यही खत्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम था। असली सीन शुरू हुआ मेरे कॉलेज में जाने के बाद, कॉलेज के फैकल्टी फंक्शन के टाइम। मैं उस लड़की को वहां पे तब पहचान पाई जब वो उसी अंदाज में स्टेज पे फिर कैट वॉक कर रही थी। तो मुझे लगा कि ये वही है। मैं फिर भी मैंने सोचा कंफर्म मैं करती हूँ, क्योंकि हम लोग साथ एक ही फैकल्टी में थे, हम साथ पढ़ रहे थे, बेंच शेयर कर रहे थे। और मैं थोड़ी उस समय बदल चुकी थी। वो छोटी सी जो बच्ची लगती थी थोड़ी बड़ी हो गई थी अब। कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर था मेरा, मैंने उससे पूछा, नाम नहीं बताऊंगी यहाँ पर वरना पक्का मेरे को जूते पड़ जाएंगे, वो आके मारेगी मुझे। मैंने पूछा क्या तुम हमारे स्कूल में जब हम 10th में थे कुछ ऐसा हुआ था, किसी लड़की ने तुम्हें कोई लेटर जाके दिया था? तो उसने कहा हाँ दिया था। उसने फिर पूछा लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा मैं ही वो लड़की थी जिसने तुम्हें वो लेटर दिया था। तो पहले तो उसने मुझको मारा और फिर कहा कि दुष्ट लड़की तूने उसमें क्या लिखा था? मैंने बोला मैंने उसमें कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक कार्टून बनाया था। बाकी मेरी सीनियर जो थी उन्होंने कुछ लिखा हुआ तो मैं कह नहीं सकती हूँ। तो कहती कार्टून तो तुमने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन तुम जानती हो उसमें क्या लिखा था? बोला नहीं। तो उसने मुझे बताया, उसने लड़कियों ने लिखा था कि कोई लड़का तुम्हारा पीछे स्टेज के पीछे इंतजार कर रहा है। मतलब उस लड़के का उसने नाम लिखा था और वो उस समय कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, मतलब हमारे इंटर कॉलेज का। तो उसके बाद जो हम लोग हंसे मैं बता नहीं सकती। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? कह रही पागल मैं वहां देखने गई थी, क्या सच में वो वहां खड़ा है? तो मतलब वो समय और वो शरारतें, मैं इन चीजों को मैं भूल नहीं सकती हूँ। और अब वैसे अब पिया अब ज्यादा मत पूछना वरना पता चला मेरी सारी पोल पट्टी खुल गई। गॉड मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हूँ, आप सोचेंगे नहीं मेरे गालों में दर्द होने लग गया है कि मतलब वो सीन जब मैं इमेजिन कर रही हूँ ना दिव्या जी, ओ माय गॉड, मतलब ऐसा लग रहा है अब मैं पूरा दिन बैठी रहूं और आपसे ढेर सारी ये जो बातें हैं सुनती रहूं। लेकिन थोड़ा सा टाइम लिमिट हमारे पास है, इसलिए मैं आपसे अब पूछना ये चाहूँगी कि स्कूल की लाइफ, कॉलेज की लाइफ, इस पूरी लाइफ के बीच में आपने कहीं कोई ऐसा सपना देखा हो जिसे आप पूरा करना चाहते हो, नहीं कर पाए हो, या फिर आप उससे स्टिक रहकर आगे बढ़े हो और आपने मंजिल पा ली हो, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, ये जो सवाल है ना, ये सच में मेरे दिल से निकला हुआ एक सवाल समझ लो। सच में एक सपना मैं बचपन से देखती थी। मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। मैं किरण बेदी को देखती थी, बचपन से उनके बारे में पढ़ती थी और मैं सच में एक, कहते हैं ना, पैशन था मेरे मन में कि मैं पुलिस ऑफिसर ही बनूं। लेकिन यहाँ पे मेरा ये सपना पूरा सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरा वजन 40 किलो से ऊपर गया ही नहीं। मैं बेहद दुबली लड़की थी और बस ये जो मेरा सपना था मेरी आंखों में बसा रह गया। अभी भी आंखों में ही है और अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं इस सपने को पूरा कर पाऊं। बस यही एक सपना।
तो दिव्या जी मतलब जो आपका सपना था वो बहुत अलग था और आज जो आप कर रहे हैं लेखन के क्षेत्र में इतनी बुलंदियों पर हैं, तो ये कैसे हुआ? चेंज कैसे हो गया? वो सपना एक राइटर जो क्वालिटी होती है ना एक लेखक की, वो आपके अंदर कहते हैं ना कि अंदर से खुद होती है, वो गॉड गिफ्टेड कह लीजिए। क्योंकि इस बारे में ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं लेखिका बनूंगी या मैं कुछ लिखूंगी या मैं इसमें अपना करियर बनाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं कुछ लिखा करती थी हमेशा। मैं जिंगल बहुत अच्छे बनाती थी, मैं स्लोगन बनाती थी। स्लोगन बल्कि मैंने एक पंचायत चुनाव ऋषिकेश का हो रहा था एक जगह, मैंने कुछ स्लोगन बना के उसी दौरान दिए थे, ऐसी हंसी हंसी में। तो उस वक्त तक भी मुझे ये अंदाजा नहीं था कि शायद मुझे इसी फील्ड में जाना है। बस कहते हैं ना सब भगवान की मर्जी होती है, शायद उन्होंने ही मुझे इसके लिए ही चुना था। तभी मेरा वजन उन्होंने 40 किलो पे अटका दिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। वरना मैं शायद अब क्राइम्स की जो फाइलें होती उनमें उलझी होती, उनको लिख रही होती कहानियों की जगह। दिव्या जी, आपकी हर बात में ना जो खनक है ना, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी, ये तो श्योर है। दिव्या जी, एक बात बताइए, जैसे आपने अपनी फ्रेंड रचना जी और कविता जी के बारे में बताया, तो उनके बारे में हमें मतलब बहुत जानने की इच्छा हो रही है, तो प्लीज़ बताइए ना उनका नेचर कैसा था? वो आज तक आपसे जुड़ी हुई हैं, आपसे मिलती हैं, आप लोगों का कोई बाहर जाने का ग्रुप बनता है? हम लोग जब तक हमारी शादियां नहीं हुई, हम लोग लगभग रोज ही मिला करते थे। कविता का नेचर थोड़ा सा दबंग था, हालांकि हम तीनों ही अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। रचना थोड़ी सेंसिटिव थी, उसको चिढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता था। वो जल्दी रोती थी और फिर उसको हम मनाते थे, और मनाते भी कैसे थे, उसी का खाना छीन कर। बचपने की बातें मतलब हम हमने जो समय बिताया है ना, जो क्वालिटी टाइम हमने एक दूसरे के साथ बिताया, वो हमें हमेशा याद रहेगा। कैंटीन में जाना, समोसे खाना, अमरूद कॉलेज के बाहर मिलते थे, वो लेने, धूप में बैठ जाना। कभी कभी क्लास भी बंक की है हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं की है। हंसना, मतलब सारी चीजें बहुत याद आती है। 3 साल हो गए हैं हम लोग आपस में नहीं मिले, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग हो गए हैं। रचना इस समय देहरादून में है। कविता शादी के बाद हमसे बहुत दूर जा चुकी थी, जो फिलहाल ऋषिकेश वापस आ गई है, और मैं गुड़गांव में उनसे दूर हूँ। तो बस उम्मीद है कि सब ठीक हो जाए, ये कोरोना चला जाए, मेरा ऋषिकेश जाना हो, तो हम तीनों वापस मिलो। 3 नहीं दिव्या जी, अब 4। मुझे आप तीनों से मिलना ही मिलना है और ढेर सारी बातें आप तीनों के मुँह से सुननी है, आपके स्कूल की, आपके कॉलेज की। ये आपका डन रहा ना मेरे साथ पक्का। मुझे ना एक बात बताइए आप, जैसे आप शैतानियों का हिस्सा बनी, शैतान इतनी थी नहीं, तो क्या कभी परिवार में भी ऐसा हुआ हो कि आप किसी शैतानी का हिस्सा बनी हो और आपको याद है वो पल? हाँ, लेकिन अब मैं यहाँ फंस गई हूँ। शैतानियों का हिस्सा परिवार में तो मैं बहुत बार बनी हूँ, और ये शैतानियाँ मुझसे मेरी दीदी और ये भैया करवा लेते थे, क्योंकि मैं तो कहते हैं ना एक टूल थी, लेकिन एक्चुअल में टूल नहीं थी, मैं मेन थी। शैतानियाँ तो मैंने बहुत की है, बहुत की है। एक बार, अब ये चीज़ जो है ना, ये तो बस पोल खुल गई, तो अगर सुन लिया घर में किसी ने तो मेरा क्या होगा, सोच रही हूँ। ये बात है, मैं 3rd क्लास में थी। हाँ, बहुत छोटी, मुझे याद है ये चीज़ें सारी, क्योंकि माइंड ऐसा है कि जो चीज़ें की है ना, जो कांड किए ना, वो दिमाग में सेट होके बैठे हैं। हमारे यहाँ व्हाइट वॉश चल रही थी, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे, तो दिवाली के आसपास हर साल व्हाइट वॉश होता था। मेरा भाई मुझसे छोटा है, हम दोनों की शरारतों में एक बहुत अच्छी यूनिटी थी, हम दोनों मिलके शरारतें करते थे और एक दूसरे पे डाल देते थे। फिर हमारे बीच में फाइट होती थी। तो उस दिन की बात मैं बताती हूँ, एक्चुअल में दिवाली से होगी कुछ हफ्ता भर पहले की या उसके आसपास की बात। व्हाइट वॉश चल रही थी, और कॉलोनी में घर की छत पर बहुत सामान था इकट्ठा, क्योंकि नीचे काम चल रहा था, और मम्मा ने ऊपर जो हमारे गरम बिस्तर होते हैं, कपड़े होते हैं, उनको सुखाने के लिए उन्होंने वहाँ रख दिए थे, ताकि उनको अच्छे से धूप लगे। और हमारे कॉलोनी के मतलब घर के चारों तरफ ना किचन गार्डन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। तो वहाँ एक बेल लगी थी जो दीवार से सट के छत पे जा रही थी, और जो थोड़ी सूख गई थी। उतना हमें बच्चों को अंदाजा नहीं था ये सूख रही है।
तो हम दोनों ने प्लानिंग करी, मेरे छोटे भाई और मैंने, कि हम ना पटाखे फोड़ते हैं। और पटाखे बहुत कैसे आए ये मैं नहीं बताऊँगी, ये पूछना भी मत। क्योंकि ये हमारे बच्चों ने सुन लिया तो फिर हमारी शामत आने वाली है, वो इसमें शामिल हो जाएँगे। हमने सोचा हम पटाखे ना सबसे छुपा के फोड़ लेते हैं, और हमने वो तोरी की जो बेल थी, उसके नीचे वो पटाखा हमने जला दिया। हमें लगा यहाँ कोई नहीं देखेगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे जल रही है। हमने वो असल में वो बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं एकदम एक्चुअल, फिरकी, हाँ, फिरकी बोलते हैं ना हिंदी में, वो हमने वहाँ पे जला दी। अब वो थोड़ा घूमी और बुझ गई, लेकिन वो थोड़ा घूमने के बाद बुझ गई, ये हमें पता चल गया वो बुझ गई, लेकिन तब तक बेल ने आग पकड़ ली थी, और वो आग जाते-जाते छत पे चली गई, और वहाँ रखा हुआ बहुत सा सामान जल गया। हम लोग वहाँ से जा चुके थे, हमें नहीं पता छत पे क्या हो रहा है। वो आस-पास के लोगों ने देखा, वो लोग आए, ऊपर गए, वहाँ से जो भी बचा उन्होंने बचाया। लेकिन ये जो कांड था, हमने ये भी एक-दूसरे के ऊपर डाला, और पिटे तो बहुत थे हम खैर। सच में दिव्या जी, आज मुझे ना पता नहीं सेक करना पड़ेगा मेरे गालों का, मेरी हंसी रुक नहीं रही है, मेरी स्माइल जा नहीं रही है। आपसे बहुत सारी बातें करने का दिल कर रहा है। अब मैं आपसे ना आपके बचपन से हटकर, आपके कॉलेज लाइफ से हटकर मेन मुद्दे पर आती हूँ। आपके बेटर हाफ के बारे में बताइए। मतलब आप इतनी ज़्यादा एक्टिव हैं तो वो तो मतलब आपका कितना साथ देते होंगे, शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप हमें? उनके बारे में मैं क्या बताऊँ? बहुत स्वीट है, बहुत, बहुत ही अच्छे, शायद मैं बहुत लकी हूँ। मैं दुनिया की से सबसे लकी लड़की हूँ जो मुझे राकेश जी मिले। शरारती वो मुझसे ज़्यादा हैं, लेकिन ये बता दूँ, बहुत शरारती हैं, गुस्सा भी मुझसे ज़्यादा है उनके अंदर, लेकिन वो गुस्सा यूँ ही नहीं किसी पर आता। उनकी शरारतों के किस्से बहुत ज़्यादा हैं, मुझसे भी कई गुना ज़्यादा हैं। बहुत प्यारे हैं, बहुत लविंग हस्बैंड हैं, बहुत केयरिंग फादर हैं, बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत ही अच्छे। ये कोई ऐसी तारीफ़ नहीं है कि जैसे हर पत्नी अपने पति की कर देती है, ये वो नहीं है। उनके साथ मैंने 16 साल बिताए हैं, 16 साल से मैं उनके साथ हूँ। मुझे आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं उनसे 2 मिनट मुझे दूर जाके बैठना चाहिए। मैंने जो लिखना शुरू किया, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ राकेश जी एक ऐसे शख्स थे, जिन्होंने मुझे कहा कि तुम सही जगह आ गई हो अब। क्योंकि इससे पहले एक शौक है मेरा शौक कुकिंग का है। इससे पहले मैं क्या करती थी, किचन में बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती थी और अपनी रेसिपीज़ शेयर करती थी, तो लोगों को बड़ी पसंद आती थी। तो इन्हें बड़ी चिढ़ होती थी कि दिव्या क्यों अपने को सारा समय किचन में लगाए रखती है। और मेरी ये डायरी जो मेरी शादी से पहले कॉलेज के टाइम में एक डायरी मैंने बनाई थी, जिसमें मैं कविताएँ लिखा करती थी। तुम यकीन करोगी पिया, वो डायरी मैं भूल चुकी थी। वो डायरी इन्होंने सँभाल के रखी। वो डायरी आज तक है, वो भी इन्हीं की बदौलत वो सँभली रही। जब मेरी पहली कविता अखबार में छपी, तो मुझसे ज़्यादा खुश ये थे, बहुत खुश थे। मुझे मेरे काम में जो सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है, वो इन्हीं का मिलता है। बेहतरीन, लाजवाब, और हम दुआ करेंगे इसी तरह आपका प्यार बना रहे, बना रहे। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी, मतलब सवाल तो मेरे पास इतने सारे अब आने लग गए हैं ना कि मैं पूछते जाऊँ तो शायद पूरा दिन, पूरी रात ख़त्म ही ना हो। लेकिन आपने अपना करियर कैसे चुना? मतलब आप पहले से ही सोच रहे थे कि नहीं, अब ये वाला सपना नहीं तो ये तो मुझे करना ही है। तो करियर चुनते समय आपकी क्या बाधाएँ आई, कहाँ और कैसे आपने उसे पूरा किया? पता है, लेखन क्षेत्र में मैं आई, क्यों आई, कैसे आई, ये कोई मेरी प्लानिंग बिल्कुल नहीं थी। मैं बहुत लकी रही इस मामले में कि जो भी मैंने लिखा, वो मेरे पाठकों ने बहुत पसंद किया। मुझे बहुत एफ़र्ट नहीं करना पड़ा कि मैं किसी से मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी हो इस लेखन में, या मैंने किसी से कहा हो, या मुझे मतलब कुछ भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मैं अपना काम अपनी ईमानदारी से करती गई। मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ सोसाइटी को। किसी के बारे में मैं पहले लिखने से पहले बहुत रिसर्च करने की कोशिश करती हूँ कि जो मैं लिख रही हूँ वो तथ्यात्मक हो, कहीं पर कोई लूज़ पॉइंट ना रहे जिसमें सवाल उठे
लेखन पर। और मैंने कभी अपने को, कहते हैं ना कि मैंने अगर गज़ल लिखी तो मैंने बहुत अपने को बांधा नहीं, मैंने एक मुक्त होके बहने दिया। मैंने कहानियाँ लिखी, तो मैंने वो लिखने की कोशिश करी जो सच में हमारे बीच है, हमारे बीच से उठ के आई कहानियाँ हैं। ऐसी कल्पनाओं के को करने की कोशिश करी जो शायद हम उन कल्पनाओं में कहीं न कहीं हम अपने आप को भी देखना चाहते हैं। तो करियर जो है ना, वो खुद बनता गया और भगवान का शुक्र है कि मैं इस फ़ील्ड में अब अपना एक मुकाम रखती हूँ, एक नाम रखती हूँ, लेकिन ये नाम बहुत छोटा-सा है, जो कुछ हज़ारों को शायद ही मालूम हो। मैं नहीं जानती कि ये नाम कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, अपनी ईमानदारी से लिख रही हूँ, अपने दिल से। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँगी पिया, जब मैंने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करा, मेरी शुरुआत हुई थी लघु कथाओं से। जब मैं लिख रही थी तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं ये लघु कथाएँ लिख रही हूँ या कहानी लिख रही हूँ। मतलब इस ये कहते हैं ना, राइटिंग की जो ये विधा थी, लेखन की जो विधा थी, वो मुझे नहीं पता था। मेरे हिसाब से मैं कहानी लिख रही थी। तब कुछ कमेंट्स आते, कुछ लेखक मुझे बताते कि आपने जो लिखा है वो लघु कथा है। कुछ लेखक थे जिनको मैंने पढ़ा, जो आज भी हैं, और मैंने उनको, कहते हैं ना, एक जैसे एकलव्य ने गुरु माना था, ऐसे ही मैंने उनको गुरु माना। बिना उनको कुछ कहे, बिना उनसे कुछ माँगे, मैं उनको गुरु ही मानती हूँ। मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने हमेशा मुझे चाहा कि मैं आगे बढ़ती रहूँ, मैं लिखती रहूँ। दिव्या जी, आज मैं आपसे सच में कहना चाहूँगी, जिन्होंने आपका नाम रखा ना दिव्या, बहुत सोच समझ कर रखा, क्योंकि आपके हर शब्द में बहुत सार रहता है। और मैंने सोशल मीडिया पर आपको बहुत एक्टिव देखा है, और आप जब भी कुछ लिखती हैं, तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, बेमतलब आपका कोई भी शब्द नहीं होता। थैंक यू सो मच दिव्या जी, आपने इतना सारा टाइम हमें दिया, और हम बहुत सारा समय आपसे और लेंगे अगले इंटरव्यू में। तब तक के लिए आपको हम अपनी गिरफ्त से थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और प्लीज़ हमारा जो नमस्कार है वो आपकी दोनों सहेलियों को भी दीजिएगा, क्योंकि उनसे भी हम ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। प्लीज़ उन्हें राज़ी कीजिएगा कि हमसे बात करें। थैंक यू सो मच अगेन दिव्या जी। यू आर मोस्ट वेलकम प्रिया, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, और ऐसे ही आपका चैनल आगे बढ़ता रहे। बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करती हैं, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है और हम सुनते हैं आपको। और थैंक यू सो मच, मुझसे बातें की आपने। हाँ, और थैंक्स मेरी पोल खुलवाने के लिए इतनी सारी।